नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपको पढ़ा लिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हो। जिन्होंने नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लें और फिर आगे बढ़ें। आशा है आपको अच्छी लगेगी और आपके आगामी एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो चलो आज शुरू करते हैं। भाषा और लिपि। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से आपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी व्याकरण, साहित्य और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है। तो अभी हिंदी व्याकरण में मैंने कुछ चैप्टर आपको पढ़ा लिए हैं और हिंदी शिक्षण अभिरुचि से, और अब हिंदी साहित्य में मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का पहला चैप्टर आपको करा दिया है। आई होप कि आपने देख लिया हो। जिसने नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख लें और तभी आगे बढ़ें। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी और ध्यान से पढ़ें, समझें। जहाँ पे कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास भाषा और लिपि। भाषा क्या है और लिपि क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा से मतलब यहाँ हिंदी से नहीं है, भाषा से है। भाषा जो हम बोलते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। वो क्या है? भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को सुनने और समझने का एक माध्यम है भाषा। उसको बोलते हैं भाषा। अब भाषा केवल मौखिक हो ये ज़रूरी नहीं है। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। जब हम लिख कर के अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और लिख कर के दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, सुनते हैं, तो वो लिखित होती है। और जब बोल कर के मन के भावों को प्रकट करते हैं या दूसरों के भावों को समझते हैं बोल करके, तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी भाषा हो, भाषा जैसे बोलते हैं ना, जैसे आजकल अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि मतलब कोई सी बच्चे को इंटेलिजेंट बोलना हो तो उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो अंग्रेजी आने से कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। वो तो एक भाषा है, विचार व्यक्त करने का एक साधन है, एक माध्यम है। अब वो माध्यम कोई भी हो, किसी भी भाषा में बोल दें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके सामने हम बोल रहे हैं उसको समझ आनी चाहिए और जो हम बोल रहे हैं हमें समझ आनी चाहिए। तो बस यही है विचारों और भावों को प्रकट करना। जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो समझ रहा है, जो हमारे साथ बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो हमारी समझ आ रहा है। तो ये क्या है? एक भाषा है। अब वो भाषा कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, जो समझ जिसके लिए बोल रहे हैं वो समझ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसकी भाषा हम समझ रहे हैं, तो वो कोई भी भाषा में बोले। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले? तो ये क्या है? भाषा एक विचारों को प्रकट करने का एक क्या है? माध्यम है केवल, बस, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो हिंदी राष्ट्रभाषा ना हो करके क्या है, एक यहाँ हमने हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना हो करके राजभाषा के रूप में लिया है। और संविधान के अनुच्छेद 343 में अध्याय 1 में भाग 17 में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित हुआ। तो क्वेश्चन एक बारी पूछा गया था, हिंदी को आप किस क्रम में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देश भाषा, कौन से क्रम में रखेंगे? तो हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे राष्ट्रभाषा न कह करके राजभाषा इसको कहेंगे, क्योंकि संविधान में राजभाषा ही घोषित हुई है, हिंदी न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के नाम पे 22 भाषाओं को मान्यता मिली है 8वें अनुसूची में। तो इसलिए हम हिंदी को राजभाषा कहेंगे। 14 सितंबर 1949 को 343 संविधान के अनुच्छेद
अध्याय फर्स्ट भाग 17 में। तो ये अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। अब हिंदी की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब इसको हिंदी क्यों बोलते हैं, जो हमारी भाषा है उसको हिंदी क्यों ऐसे कहा है, तो ये संस्कृत का ही एक रूप है। संस्कृत से तोड़ करके मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में अच्छे से समझा दिया है कि किस प्रकार से वो संस्कृत से लौकिक संस्कृत में, फिर पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अभ्रंश में, फिर प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी में आई। तो पहले उस वीडियो को देख लें। तो हिंदी की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है, कि ये सिंधु नदी से संबंधित है। ईरान फारस के लोग जब भारत में आए तो वो हौ को बोलते थे दो, सौ को बोलते थे हौ। ईरान के लोग, ईरान जो फारस होता है ना, फारसी लोग जो थे वो जब भारत में आए, सिंधु नदी को पार कर करके, सिंधु जो नदी है उसको पार करके जब भारत में आए तो वो सौ को हौ और दो को धो कहते थे। सौ को हौ और दो को दो कहते थे। तो इसलिए इन्होंने सिंधु, सौ को क्या कहा, हौ, हिंद, धो को दो, हिंदू कहा, सिंधु को हिंदू कहा। अब हिंदू मतलब ये हिंदू नदी और ये देश क्या हो गया, हिंदू हो गया। तो हिंदू से जहाँ बोले जाने वाली भाषा हिंदी पार कर, जब वो फारसियों ने इसे हिंद कहा, मतलब जब वो सिंध नदी पार करके यहाँ आए तो इन्होंने इसको सिंध नहीं बल्कि क्या कहा, हिंद कहा। और हिंद से हिंदी शब्द की क्या हो गई, हिंद से इन्होंने कहा ये हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू लोग, हिंदू हो गए। और फिर हिंदू से हिंदी शब्द की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। ऐसा मानते हैं कई लोग, ऐसा लोगों का कई जो हिंदी भाषी जो हुए हैं, जिन्होंने हिंदी में लिखा है, इसके साहित्य को, जो हिंदी साहित्य को लिखा है, उनका ऐसा मानना है। हिंद का अर्थ हिंदी का अर्थ था हिंद का, हिंदी का अर्थ क्या था, हिंद का। सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंद हुआ और इस पे ई प्रत्यय लगा तो हिंदी से हिंदी शब्द बन गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसको हिंदी किस प्रकार से हुई। हिंदी की उत्पत्ति सिंधु नदी कहते हैं कि ईरान फारसी लोग सौ को हौ कहते थे और दो को धो कहते थे, तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और हिंदू से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अतः हिंदी मूल तो किसका, फारसी का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का ही शब्द है। तो अब है लिपि। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को मतलब जैसे हमने ओ लिखा तो ये ओ हमने बोला, और जब हमने ये ओ कैसे लिखते हैं, ओ को अगर आज जो इंग्लिश में जो लिखते हैं, चैट करते हैं, तो वो ओ को ए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना ए कई बारी। तो ओ को हमने ओ लिखा तो ये क्या हो जाएगा, लिखित ध्वनि। जो लिखे जो ध्वनि, जो मुंह से जो ध्वनि निकली, उन संकेतों को जब हमने एक रूप दिया कि कैसे हम इसको क्या रूप देंगे, तो इसको लिपि कहा जाता है। जैसे मुँह से कुछ भी शब्द निकला, ओ निकला, बो शब्द निकला, बो। अब हमने उस जो हमारे मुंह से जो संकेत ध्वनि निकली, हमने उसको एक रूप दिया। मतलब क्या रूप इसको दें, कैसे बनाएं। अगर वो उस टाइम जैसे हम लिखते हैं वैसे ना होकर के कुछ और होता तो आज हम उसको वही मान लेते। तो जो रूप उसको दिया गया, जैसे एक चित्र का रूप दिया, जो रूप उसको दिया गया उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। किस लिपि में लिखा गया। अब जो हिंदी की जो लिपि थी, जैसे हमने ओ बोला तो ओ को हमने ऐसे रूप दिया, फिर हमने आ बोला तो आ को ऐसे रूप दिया, ई बोला तो ई को ऐसे रूप दिया। तो इसको एक क्या दिया, हमें एक आकार दे दिया, एक रूप दे दिया, एक आकार दे दिया। इसको धीरे धीरे जो हमने पूरी जो वर्णमाला लिखी तो उसको कहते हैं हिंदी की देवनागरी लिपि, उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। उस जो पूरी वर्णमाला जो लिपि लिखी, जो हमने जो आकार दिया अपने ध्वनियों को, जो रूप दिया, जो आकार दिया, उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। भारत में दो प्राचीन लिपियां प्रसिद्ध थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी, भारत में प्राचीन समय में दो लिपियां प्रसिद्ध मानी जाती थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि में कई शब्द, कई जो ध्वनियाँ लिखी जाती थी,
भी सेम देवनागरी लिपि की तरह लिखी जाती थी, यानी देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली अन्य भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में, एक तो हिंदी लिखी जाती है और दूसरी संस्कृत भी देवनागरी लिपि में। संस्कृत के जितने भी आपने अक्षर देखे होंगे, वो सारे जितने भी वर्ण देखे होंगे, तो वो हिंदी की तरह ही लिखे जाते हैं, तो ये संस्कृत लिखी जाती है। मराठी भी सेम देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और एक भाषा और लिखी जाती है जो नेपाली भाषा है, वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसके अनुसार ही नेपाली, मराठी, संस्कृत और हिंदी 4 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आई होप कि लिपि आपकी समझ में आ गई होगी। प्राकृत व अपभ्रंश भी देवनागरी, जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत मैंने आपको बताया जैन धर्म की जो भाषा थी वो भी प्राकृत, और जो अपभ्रंश भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। मैंने आपको बता दिया प्राचीन भारत में 2 लिपियाँ प्रसिद्ध थी, एक ब्राह्मी लिपि थी, दूसरी खरोष्टी लिपि थी। और जो देवनागरी लिपि आई, देवनागरी मैंने आपको बता दिया, जो ध्वनियों के लिए जो हमने आकार बनाए उसको ही एक लिपि बोलते हैं। तो वो जो हमारी जो वर्णमाला है वो देवनागरी लिपि इसको कहा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखी गई। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहते हैं। जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि सेम देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि जैसी है, तो ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा को नागरी कहते थे। जो ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा थी, उत्तर भारत की जो उसकी शाखा थी ब्राह्मी लिपि, तो जो उत्तर भारत में जो लिखा जाता था, जो ध्वनियाँ लिखी जाती थी, उसको नागरी कहा जाता था। और नागरी से वो देवभाषा संस्कृत कहते हैं, देवभाषा संस्कृत जो देवभाषा लिखी गई नागरी लिपि में लिखी गई, तो इस नागरी के आगे देव लग गया, तो ये देवनागरी लिपि कहा जाने लगा इसको। और इसका विकास यहीं से हुआ कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा थी उसको नागरी कहा जाता था, और देवभाषा संस्कृत के लिए इन ध्वनियों का जब प्रयोग होने लगा तो वो उसके नागरी के आगे देव लग गया, तो वो देवनागरी लिपि हो गई। भारत की लगभग सभी लिपियाँ ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। भारत की लगभग जितनी भी लिपियाँ हैं, लगभग जितनी भी मानी जाती हैं, वो ज़्यादातर देवनागरी लिपि से ही, ब्राह्मी लिपि से ही मानी जाती हैं। मतलब यानी ब्राह्मी लिपि से बहुत सारे वर्ण वो अन्य भाषाओं में भी आए होंगे। अगला है देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि। देवनागरी लिपि को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहते हैं। हिंदी लिखने के लिए ज़्यादातर प्रयोग हुआ, तो इसलिए हिंदी लिपि और लोकनागरी भी इसको कहा जाता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, इसको अक्षरात्मक लिपि कहते हैं। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि क को भी सी और उसको भी सी, चौ को भी सी, और सबको लिए एक क्या है, एक ही आकृति बनी हुई है, एक ही वर्ण है, वो नहीं है। यहाँ पे एक ध्वनि के लिए अगर हमने अ बोलना तो अ के लिए अ ही लिखते हैं, ना कि अ को कुछ और लिखते हैं। क लिखना है तो क को क ही लिखेंगे, और यहाँ तो क को भी सी कहीं बरी और चौ को भी सी, और तो फिर कहीं बरी सौ को भी सी, तो फिर पता नहीं चलता है कि किसके लिए कौन सी ध्वनि है। तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है, अर्थात उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। इसीलिए इसके उच्चारण जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, जो उच्चारण में जो बोला वही लिखा। उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, कोई अलग अलग नहीं है। तो अंग्रेजी की तरह नहीं है, बोला कुछ और लिखा कुछ और। जैसे कई बार लिखते हैं ना, क के लिए भी अब पता नहीं चलता कि ये क के लिए लिखा, चौ के लिए लिखा, सौ के लिए लिखा, किसके लिए लिखा, सबके लिए एक ही, तो फिर पता नहीं लगता इसका कि बीच में कुछ साइलेंट और कुछ ऐसे। जो लिखा, जो बोला वो लिखा है ही नहीं। तो देवनागरी लिपि में जो बोला प्रत्येक ध्वनि के लिए वही एक ही वर्ण है। अब 14 सितंबर 1949 को संविधान में एक विधेयक पारित हुआ, जिसमें अनुच्छेद 343 भाग 17 में, अध्याय फर्स्ट भाग 17 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना या स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें कई क्वेश्चन है कि
हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सन कितने में पारित हुआ था? 1949 में। कौन से अनुच्छेद में है? 343 में। कौन से अध्याय में है? अध्याय फर्स्ट। कौन से भाग में है? 17वें भाग में। भाषा कौन थी? हिंदी। और लिपि कौन थी? देवनागरी। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लेना, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए कई प्रावधान हैं। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा में आएगी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है, इसलिए राष्ट्रभाषाएं 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता है। अब है राजभाषा हिंदी। राजभाषा हिंदी, हिंदी को संविधान निर्वाचित सभा ने, मैंने आपको बता दिया अभी कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा का मतलब होता है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। तो राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी को भारत में राजभाषा में रखा गया है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी और संविधान के भाग 17 में है, अध्याय फर्स्ट में है, अनुच्छेद 343 में है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए संविधान में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में क्या प्रावधान है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। या डिटेल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये मेन यही है इसका कि 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग, कौन से आयोग होंगे, कौन से समिति होगी और आयोग गठित किए गए हैं, ये 344 में है। आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति से संबंधित है 344। तो 345, 46 और 47 है प्रादेशिक भाषाओं से। ये प्रदेशों को पत्र व्यवहार की भाषा कौन सी होगी, प्रदेशों की पहली भाषा कौन सी होगी, दूसरी भाषा कौन सी होगी, यानी प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है 45, 46 और 47 है। 48 है, 348 है न्यायालयों व विधानमंडलों की भाषा, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के कामकाज की भाषा और विधानमंडलों की भाषा कौन सी होगी, वो 348 में वर्णित है। 349 में भाषा संबंधी अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम हैं, ये 349 में है। 350 में जन साधारण के शिकायत की भाषा कौन सी होगी? जन साधारण सामान्य आदमी के, सामान्य जो जनसाधारण है उनकी शिकायतों की, जो अगर सरकार को लिख के देना है या न्यायालय में लिख के देना है या कहीं जगह शिकायती जो पत्र लिखने हैं, उनकी भाषा कौन सी होगी। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसको बाद में जोड़ा गया, ये 350 में, अनुच्छेद 350 में वर्णित है। और 351 में है हिंदी के प्रचार प्रसार का प्रावधान, कि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में है 351 में। संविधान में 22 भाषाएं, मैंने बता दिया कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, कौन कौन सी 22 भाषाओं को मान्यता है, तो इसलिए प्रारंभ में यह संख्या 14 थी और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा करके कर दिया गया 22। पहली थी हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। प्रारंभ में इन 14 भाषाओं को ही मान्यता थी। अब 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 21वें संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो एक भाषा और जोड़ी गई, सिंधी भाषा। अब हो गई आपकी 15। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उस समय 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं। और सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 92, ज़्यादातर पूछा जाता है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भी पूछा जाएगा।
मैथिली भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन से सन में जोड़ी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से कितनी हो गई कुल मिलाकर के 22। इस प्रकार 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है। तो 22 भाषाएं ये अच्छे से मैंने आपको बता दी हैं, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या तो याद कर लेना। अब है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भारत संघ के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। भारत संघ के जो राज्य थे उनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था क वर्ग, दूसरा था ख वर्ग और तीसरा था गौ वर्ग। तो ये 3 भागों में अलग अलग भागों में जो भारत में अलग, मैंने बोली ना 22 भाषाओं को मान्यता है, तो 22 भाषाओं के आधार पर 3 वर्गों में इनको बांटा गया। किस प्रकार से केंद्रीय कार्यालय से इनके द्वारा पत्र व्यवहार होगा या केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ भी इनके लिए पत्र व्यवहार करना है या जो कुछ बातचीत होनी है वो कौन सी भाषा में होगी। अगर 22 भाषाओं को मान्यता है, 22 भाषा राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आती है, तो कौन कौन से इनके साथ होगा? तो क वर्ग में आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, दिल्ली। इस प्रकार 9 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य मिलाकर के 10 हिंदी भाषी क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। तो इनके लिए जरूरी था कि क वर्ग वाले राज्यों को केंद्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाला जो पत्र होगा वो हिंदी में होगा। अगर अंग्रेजी में है तो अनिवार्य रूप से उसका हिंदी में क्या होगा? अनुवाद होगा। अगर वो पत्र क्या है? अंग्रेजी में है तो अनिवार्य रूप से दूसरी साइड हिंदी में भी होगा। तो अमूमन आपने देखा होगा तो जो बैंक के चेक होते हैं या कोई ऐसे जो आपको वो आते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है। अगर अंग्रेजी में है तो हिंदी में भी ज़रूर होगा। तो ख वर्ग में आते थे आपके पंजाब के जैसे पहली भाषा पंजाबी है, फर्स्ट भाषा। गुजरात गुजराती है, जैसे महाराष्ट्र की पहली भाषा महाराष्ट्री है। तो इनकी जो ये हिंदी भाषी क्षेत्र है इनकी फर्स्ट भाषा क्या है? हिंदी है। तो इसलिए हिंदी में ही इनके साथ पत्र व्यवहार का प्रावधान था। तो जो ये राज्य है यहाँ पे ख वर्ग वाले राज्यों को पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। यहाँ पे तो पहले हिंदी ही था, हिंदी में ही होगा, लेकिन बाई चांस अंग्रेजी में है तो इसका हिंदी में अनुवाद जरूर होगा। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा, क्योंकि इनके जो इनकी प्रादेशिक भाषाएं हैं उसमें तो होगा नहीं, तो अंग्रेजी में होगा तो उसका हिंदी में होगा तो अंग्रेजी में भी होगा। लेकिन गौ वर्ग में जो शेष इनको छोड़ करके, इतने राज्यों को छोड़ करके जो शेष जितने भी राज्य थे वह संघ शासित क्षेत्र थे वो गौ वर्ग में रखे गए। इतने जो 10 हिंदी भाषी क्षेत्र और इनको छोड़ करके शेष जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो गौ वर्ग में रखे गए। इनके लिए पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में ही किया जाएगा। यहाँ हिंदी जरूरी नहीं थी। ये यानी दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो केरल, कर्नाटका जो राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेजी का ही बोलबाला है, तो वहाँ पे पत्र व्यवहार का अंग्रेजी में ही किया जाएगा। अब इसकी अगली शर्त थी कि केंद्रीय कार्य आवश्यक रूप से हिंदी और अंग्रेजी में ही होगा। केंद्रीय कार्य आवश्यक रूप से हिंदी और अंग्रेजी में ही होगा और हिंदी को प्रमुखता दी जाएगी। लेकिन ये केवल किताबों में ही रह गया। बाकी तो आपने देखा ही होगा ज़्यादातर कार्य और ज़्यादातर आपने देखा होगा नेता भी जो स्पीच देते हैं या कुछ हुआ आजकल तो हिंदी में ही देते हैं ज़्यादातर, पर ज़्यादातर कार्य आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में ही होता है। जबकि अंग्रेजी को जो है केवल 1950 से लेकर 65 तक थी संविधान में, और 65 में इसको समाप्त कर देना था, क्योंकि उस टाइम जब देश स्वतंत्र हुआ होगा तो उस टाइम अंग्रेजी का बोलबाला था, तो एकदम से उसको हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कार्य होता होगा वो अंग्रेजी में होता होगा, अंग्रेजों का शासन था, तो एकदम से हटाना वो अच्छा भी नहीं था। तो उसको 15 वर्षों के लिए किया गया था कि 15 वर्षों तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कार्य होता रहेगा और 65 में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 65 में उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और वो आज तक चला ही आ रहा है। तो इसलिए वो कार्य अंग्रेजी में ही देखा होगा आपने ज़्यादातर होता रहता है। अब नेक्स्ट ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट ये मैंने बता दिया। अध्याय फर्स्ट भाग 17 के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1950 को राजभाषा घोषित किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग बना था 1955 में और इसके अध्यक्ष जी बी खैरे। इसके अध्यक्ष थे जी बी
खैरे प्रथम राजभाषा आयोग 1955, जिसके अध्यक्ष जी.बी. खैरे थे। इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट प्रथम राजभाषा समिति का गठन किया गया 1957 में और जिसके अध्यक्ष थे जी.बी. पंत। राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. पंत और राजभाषा आयोग के जी.बी. खैरे। ये अच्छे से याद रखना। तो मैंने ये आपको बता दिया 26 जनवरी 1950 से लेकर 65 तक अंग्रेजी का प्रयोग होना था, परंतु इसे 1965 में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया और जो आज तक चला आ रहा है। राष्ट्रभाषा मैंने आपको बता दिया, ये किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है। कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं ये मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिया है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगला है हिंदी की बोलियाँ। अब हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं और कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ आती हैं। 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियाँ आती हैं। उपभाषाएं कौन सी हैं? उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, इनको बोलते हैं उपभाषाएं। और ये निकली है कहाँ से? सोर्स, जैसे पश्चिमी हिंदी निकली सोरसानी अपभ्रंश से। ये अपभ्रंश वाला चैप्टर मैंने हिंदी का उद्भव और विकास इसमें अच्छे से समझा दिया है कि अर्धमागधी क्या है, सोरसानी अपभ्रंश क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो देख लें तो फिर आपकी समझ में ये अच्छे से आएगा। तो पश्चिमी हिंदी सोरसानी अपभ्रंश से निकली है और इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बंगारू को हरियाणवी बोलते हैं और खड़ी बोली भी। पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी से निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से याद करना है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बंगारू, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये ज़्यादातर दोस्तों ये समूह के जो होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, समूह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या टीचिंग से संबंधित जो भी LT, TGT, PGT की होती हैं, उसमें एक भाषा और बोलियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पूर्व हिंदी अर्धमागधी से निकली, यह पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली ये पूछा जाएगा। सोरसानी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, सोरसानी या खास इसमें से पूछा जाएगा या तो यहाँ से पूछा जाएगा। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ। बिहारी हिंदी का तो इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। जैसे बिहारी भोजपुरी बोलते हैं ना, तो मैथिली, मगही। राजस्थानी तो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। अपने आप पता चल रहा है कि ये राजस्थानी है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी ये सोरसानी अपभ्रंश से ये निकली है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी सोरसानी अपभ्रंश से। और अगली है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली जो उत्तराखंड में बोली जाती हैं, ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, ये बिहार में बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी तो आपके सारे यूपी में और इधर ये पूर्वी हिंदी मध्य प्रदेश साइड में। तो इस प्रकार से 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग में 9 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। इनको अच्छे से याद कर देना है। इन जितने भी ये राज्य हैं इनमें से कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी भाषा, कौन सी हिंदी, कौन सी भाषा बोली जाती है और या हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इन सभी राज्यों में हिंदी क्षेत्र, इन सभी राज्यों को होना था, मैं गलत हो गया, को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। अगला जो मेन इसमें से निकल के आया इस चैप्टर में से, तो मैंने इनके शॉर्ट बनाए हुए हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा सार्थक शब्दों का समूह होता है। भाषा और लिपि पे मैंने जो पढ़ाया तो लास्ट में इनके नोट मैंने बनाए हुए हैं। भाषा सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा में सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं। भाषा नियमबद्ध होती है, व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, इसलिए इसको नियमबद्ध कहते हैं। भाषा अर्जित की जाती है। भाषा अर्जित की जाती है मतलब एक दूसरे से सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। और भाषा परिवर्तनशील है। कहते नहीं है कि भारत में कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बानी, मतलब परिवर्तनशील है
बदल जाती है। एक भाषा से अब देखो ना, हिंदी के ही कितने रूप हैं, अलग अलग राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। कुछ न कुछ वहाँ का बोलियों का मिलावटपन उसमें आ ही जाता है। तो भाषा और बोली में अब लास्ट है, क्या अंतर है। भाषा का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र में होता है। जब वो बड़े से भूभाग में कोई बोली बोली जाने लगे, वो भाषा का रूप वो, और साहित्य रचनाएं उसमें जब होने लगे तो वो भाषा का रूप ले लेती है। जबकि बोली का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती हैं वो बोलियां होती हैं, और बोलियों में साहित्य रचनाएं कम होती हैं। जबकि बोली का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, जब विस्तृत क्षेत्र में बड़े भूभाग में होने लगे और उसमें विस्तृत रूप से साहित्य रचनाएं होने लगे तो वो भाषा बन जाती है। जैसे ब्रज भाषा पहले एक बोली थी जो यूपी ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन अब वो क्या बन गई, वो विस्तृत क्षेत्र में बोलने के कारण, और ज़्यादातर ब्रज भाषा में तो कितनी रचनाएं हुई हैं, तो वो सारी वो अब क्या बन गई, एक भाषा बन गई। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। जो मानक हिंदी जिसको बोलते हैं, मानक हिंदी का मतलब जो स्टैंडर्ड हिंदी, जो आज की जो हिंदी जो बोली जाती है, जो दिल्ली क्षेत्र में विशेषकर जो बोली जाती है, तो उसका मूल आधार है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही मानक हिंदी को लिया गया है। मानक हिंदी को ही परिनिष्ठित या स्टैंडर्ड हिंदी कहा जाता है। परिनिष्ठित मतलब जो शुद्ध रूप इसका हुआ है, परिष्कार होकर के जो शुद्ध रूप जो हिंदी का जो माना जाता है, शुद्ध रूप मतलब व्याकरण से शुद्ध रूप जो इसका माना जाता है, उसको मानक हिंदी कहते हैं। तो इसी को स्टैंडर्ड हिंदी भी कहा जाता है। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग अनुपात में 60 करोड़ के लगभग माना जाता है कि 60 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है, पहली अंग्रेजी होगी और दूसरी चाइनीज भाषा जो मंदारिन चीन की भाषा है वो हो गई, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी हिंदी भाषा। लेकिन फिर भी भारत में तो ज़्यादातर लोग अंग्रेजी को ही तवज्जो देते हैं, अपनी भाषा को नहीं, अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। और चाइनीज़ों की तरह अपनी ही भाषा में जो वो ज़्यादातर अपनी भाषा को महत्व देते हैं, वो तो ज़्यादातर सीखते भी नहीं अंग्रेजी, तो कहाँ के कहाँ वो पहुँच गए और उनकी ही भाषा नंबर 1 पर बनी हुई है। तो चलो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा को सब्सक्राइब करने के लिए कहना, और जो नहीं आए हैं वो खुद सब्सक्राइब करना, और कोई कमी रह गई तो कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।